हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भोपाल डिजास्टर, जिसे भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक गैस लीक दुर्घटना थी जो 2 व 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड के कीटनाशक प्लांट जो भोपाल मध्य प्रदेश में है में हुई थी। यह दुनिया की सबसे खराब इंडस्ट्रियल डिजास्टर में से एक है, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे। इस दुर्घटना का कारण मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस है। यह एक बहुत जहरीली गैस होती है। अब हम बात करते हैं यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड फैक्ट्री के बारे में। इस फैक्ट्री की स्थापना 1969 में कीटनाशक बनाने के लिए हुई थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का उपयोग किया जाता था। 1979 में मिथाइल आइसोसाइनाइड प्रोडक्शन प्लांट भी इस फैक्ट्री में लगाया गया था। इस भयानक दुर्घटना से पहले इस फैक्ट्री में कई और दुर्घटनाएं भी हुई थी, परंतु इस पर कुछ खास एक्शन नहीं लिया गया था। 1976 में 2 लोकल ट्रेड यूनियन ने प्लांट से होने वाले पोल्यूशन के बारे में कंप्लेन की। 1981 में एक कर्मचारी ने एक्सीडेंटली फॉस्जीन गैस को सूंघ लिया था, जो प्लांट के पाइप से लीकेज हो रही थी, और उस समय उस वर्कर्स के मास्क लगा न होने के कारण बहुत बड़ी मात्रा में गैस उसके शरीर में जा चुकी थी। तो 72 घंटे में उसकी मृत्यु हो गई थी। इन घटनाओं को जर्नलिस्ट राजकुमार केसवानी ने इन्वेस्टिगेशन की व भोपाल के लोकल पेपर रपट में पब्लिश भी किया। इनके अलावा 1982 में फॉस्जीन लीक होने से 24 वर्कर्स बीमार हो गए थे व उनमें से किसी के भी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं पहने हुए थे। फरवरी 1982 में 18 वर्कर्स और मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक होने की वजह से चपेट में आ गए थे। अब हम बात करेंगे कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का लीकेज कैसे हुआ। भोपाल कार्बाइड इंडस्ट्रियल लिमिटेड के पास 3 अंडरग्राउंड टैंक्स थे, जिनमें प्रत्येक में 68,000 लीटर लिक्विड मिथाइल आइसोसाइनाइड को स्टोर किया जा सकता था। टैंक E610, E611, E619 सेफ्टी रेगुलेशन के तहत टैंक्स को केवल 50% ही भर सकते हैं व तापमान व प्रेशर भी एक निश्चित लेवल पर रखना होता है। अक्टूबर 1984 में टैंक E610 में कुछ खराबी हो जाने के कारण इसके भीतर मौजूद लिक्विड मिथाइल आइसोसाइनाइड को पंप नहीं किया जा सकता। इस समय इस टैंक में 42 टन लिक्विड मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। इस खराबी के कारण मिथाइल आइसोसाइनाइड प्रोडक्शन को बंद किया गया व प्लांट को मेंटेनेंस के लिए भी बंद किया गया। दिसंबर 1984 तक मिथाइल आइसोसाइनाइड रिलेटेड सेफ्टी सिस्टम भी खराब हो गए थे तथा बहुत सारे वाल्व्स एंड पाइप्स भी खराब हो गए थे। 2 दिसंबर की शाम को एक पाइप के द्वारा टैंक E610, जिसमें 42 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, में पानी घुस जाता है। पानी घुसने के कारण एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है, जिससे टैंक्स का टेम्परेचर हाई हो जाता है व टैंक E610 का पानी मिलने से पहले प्रेशर 2 psi था, जो पानी मिलने के बाद रात 11 PM तक 10 psi तक पहुंच जाता है। इससे कुछ वर्कर्स को 11:30 बजे मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के लीक होने का शक होता है, तो वे लीक का पता लगाते हैं तथा 11:45 PM को उन्हें लीक का पता लग चुका होता है। वे सुपरवाइज़र को रिपोर्ट करते हैं। समस्या के समाधान का निर्णय 12:15 बजे चाय ब्रेक के बाद लिया जाता है। इस दौरान कर्मचारी लगातार और लीकेज को भी खोज रहे होते हैं। टी ब्रेक खत्म होने के बाद 12:40 AM पर टैंक E610 में रिएक्शन क्रिटिकल स्टेट में पहुंच जाती है।
इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो इसके लिए आवश्यक टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा है। वह इस टैंक का प्रेशर 40 psi तक चला जाता है। वह लगातार बढ़ता ही रहता है तथा 55 psi तक चला जाता है तथा यह गैस एटमॉस्फेयर में फैलने लगती है। 45 से 60 मिनट में 30 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड एटमॉस्फेयर में फैल चुकी होती है तथा इसका बहाव भोपाल के दक्षिण पूर्व की ओर होता है। इस फैक्ट्री में 2 अलार्म सिस्टम भी थे, एक फैक्ट्री के अंदर के लोगों के लिए व दूसरा फैक्ट्री के बाहर के लोगों के लिए। कंपनी ने फैक्ट्री के बाहर वाला सायरन थोड़ी देर में ही बंद कर दिया व इस दौरान वर्कर्स फैक्ट्री से लगातार निकल रहे थे। पीड़ितों को शहर के हमीदा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हमीदा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को लगा कि यह गैस अमोनिया या फॉस्जिन हो सकती है, पर बाद में उन्हें रिपोर्ट मिली कि यह मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के लीक होने के कारण हुआ है। हॉस्पिटल स्टाफ के पास इसका कोई इलाज नहीं था और इससे पहले उन्हें ऐसी स्थिति का सामना भी नहीं करना पड़ा था। इस गैस के प्रभाव से लोगों को आंखों संबंधी समस्याएं, पेट दर्द, उल्टी व उनका दम घुटने लगता है। अगली सुबह तक 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार इस दुर्घटना में कुल 3787 मौत हुई थी तथा 5 लाख से ज़्यादा लोग बहुत सारी बीमारियों को सामना करना पड़ा था। इस घटना के बाद प्लांट को भारत सरकार द्वारा बंद कर दिया गया व CSIR व CBI द्वारा इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई थी। इस कंपनी के मालिक वॉरेन एंडरसन को भी हिरासत में लिया गया, परंतु वह अमेरिका जाने में सफल रहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्च 1985 में भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट भी पास किया, जो विक्टिम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कानूनी अधिकार देता है। यूनियन कार्बाइड 470 मिलियन $US देने के लिए तैयार हो गया व यह अमाउंट इस डिजास्टर से प्रभावित होने वालों को पेड भी कर दी गई थी। वॉरेन एंडरसन 1986 में रिटायर हो गया व 2014 में इसकी मृत्यु हो गई। इस पर बहुत सारे केस भी चले पर इसे भारत नहीं लाया जा सका। जून 2010 में इस कंपनी के 7 फॉर्मर एम्प्लॉय को भी दोषी पाया गया व उन्हें 2-2 वर्ष की कारावास की सज़ा दी गई थी। इस घटना का प्रभाव काफ़ी समय तक रहा तथा लोगों को अनेक बीमारियों का सामना लंबे समय तक करना पड़ा। इस दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण था सेफ्टी ऑडिट। UCC, जो कि यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड की पेरेंट कंपनी है, के प्रत्येक US व यूरोप में स्थित प्लांट की सेफ्टी ऑडिट प्रत्येक वर्ष होती है, जबकि इसके अन्य देशों में स्थित प्लांट की सेफ्टी ऑडिट प्रत्येक 2 वर्ष में होती है। जब 1982 में ऑडिट हुई तब रिपोर्ट में बताया गया कि वर्कर्स बिलो दी स्टैंडर्ड्स काम कर रहे हैं, परंतु UCC ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। इसके अलावा यूनियन इंडियन कार्बाइड लिमिटेड अंडर इन्वेस्टमेंट थी, अर्थात कंपनी के प्लांट्स व वर्कर्स पर खर्च करने के बजाय कंपनी ने अपने खर्चों पर काफ़ी कटौतियाँ भी की। कंपनी के वर्कर्स पूरी तरह स्किल्ड नहीं थे, उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता थी तथा कंपनी की सुरक्षा संबंधित सारे मैनुअल अंग्रेजी में थी तथा ज़्यादातर श्रमिक को अंग्रेजी का ज्ञान नहीं था। प्लांट्स तथा मशीनों को ठंडा करने वाला फ्रीजिंग प्लांट भी पावर बिल के चक्कर में बंद पड़ा था।
इस दुर्घटना में 3500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी तथा 5 लाख से ज़्यादा लोगों को अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ा था तथा इस दुर्घटना से कई जानवरों को भी मौत हो गई थी तथा पेड़ पौधों को भी काफ़ी नुकसान हुआ था।